हेलो फ्रेंड्स, ये आईपीसी का भाग 2 का प्रथम अध्याय है। इसमें हम धारा 1 से लेकर 5 तक चलेंगे। और धारा 1 में बेसिकली क्या है, जैसे आईपीसी बनाई गई थी तो उसमें धारा 1 में बताया गया था, जो लॉर्ड मैकाले साहब थे जिसकी अध्यक्षता में जो आईपीसी का पूरा प्रारूप तैयार किया गया था। और पहले जो विधि थी भारत में वह ऐसी नहीं थी, मतलब वह छुटपुट विधि थी, अलग अलग थी। जो राजा होते थे, रियासतें होती थी, सबकी अपनी अलग अलग विधियां थी, अलग अलग कानून थे। तो भारत में पहले कोई एक पूरे भारत में विधि नहीं थी, कोई एक एकल विधि नहीं थी। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, विधि आयोग। उसके आधार पर उसने एक प्रारूप तैयार किया, पूरे भारत के लिए एक समान दंड संहिता बनाने का उन्होंने जो है कार्य किया। तो जो आईपीसी थी उसके बनाने के पहले जो मंतव्य था वो यह था कि पूरे भारत के लिए एक विधि बनाई जाए। और जब आईपीसी बनाई गई तो उसके पहले यह तीन जो प्रेसिडेंसी थी, जो अंग्रेजों की 3 रियासतें थी, उनमें यह लागू हुई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में और बम्बई प्रेसिडेंसी में। उसके बाद इसको बनाया गया और बनाने के बाद जो है 1860 में जो है लागू करने के लिए सामने रखी गई गवर्नर जनरल की। और उसके बाद ये 1861 में जो है लागू ही, 1862 में सॉरी लागू हुई। पहली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यह 1860 में लागू हुई, तो उस पर बहुत से कमेंट आए कि सर यह तो 1862 से 1 जनवरी से लागू हुई, तो आप इसने 1860 की बोला। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी और 1 जनवरी 1860 में यह बनकर तैयार हो गई थी, सामने रख दिया था, तो साइन होने के बाद यह कार्यान्वित हो गई थी, ठीक है। तो चलिए धारा 1 को मैं आपको समझाता हूं। धारा 1 क्या है, बेसिकली हमने पिछली वीडियो में देखा था धारा 1। धारा 1 में देखिए प्रस्तावना दी हुई है कि जो भारतीय दंड संहिता है, ताजीराते हिंद है, आईपीसी, वो कहां कहां लागू होगी। यह पूरे भारत में लागू होगी। और जो जम्मू कश्मीर का अधिनियम है, जो जम्मू कश्मीर J&K पुनर्गठन अधिनियम है 2019, उसके अनुसार यह अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। यानी जो हमारा प्यारा सा भारत है उसमें यह पूरे भारत में लागू है। सॉरी, मैंने नक्शा थोड़ा वैसा बना दिया, लेकिन हाँ आप समझ लीजिए कि भारत में, पूरे भारत में लागू है। यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पर जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। तो 1860 से पहले जो भारतीय दंड संहिता थी, जो आईपीसी थी, वो बेसिकली बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में लागू थी, ठीक है। पहले यही अंग्रेजों के गढ़ थे, 3 जो प्रेसिडेंसी थे यही थे, ठीक है। 1871 के अधिनियम में फिर अलग पावर दी गई, 1774 में अलग दी गई थी। वो अलग विषय है, वो आईपीसी का विषय नहीं है, हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं। 1774 और 1781 का एक्ट भी फिर आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 1860 में आईपीसी, 1860 से पहले इन 3 क्षेत्रों में लागू थे। 1860 के बाद आईपीसी जो है, जो अंग्रेजों के क्षेत्र थे, पूरे भारत में लागू हो गई। उसमें है प्रस्तावना दी गई। अब उद्देशिका का मंतव्य क्या है, उद्देशिका जो है आईपीसी की, वह हमें क्या समझाते हैं, यह समझना भी जरूरी है। देखिए, संविधान की उद्देशिका हो चाहे आईपीसी की उद्देशिका हो, उद्देशिका का जो है मतलब क्या होता है, क्या होती है उद्देशिका। उद्देशिका हमें यह बताती है कि उस समय जो आईपीसी लागू की गई थी, उस समय लागू करने के समय जिन्होंने इसको बनाया था, जिन्होंने इस प्रारूप को तैयार किया था, उनका मंतव्य क्या था, वो क्या चाहते थे, उनका उद्देश्य क्या था। बेसिकली क्या बताती है, उद्देशिका बताती है उस समय इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, मंतव्य क्या था। तो मंतव्य क्या था, पूरे भारत में बेसिकली एक दंड संहिता लागू करना इसका मंतव्य था। इनका मंतव्य था बनाने का, एक दंड संहिता लागू करना। तो जो धारा 1 है उसमें क्या दिया गया है कि भारत में जो है आईपीसी लागू होगी। भारत की सीमाओं के अंदर, यानी जो भारत की सीमाएं हैं, इनके अंदर जो भी अपराध होता है वह आईपीसी के अंतर्गत आएगा। भारत की सीमाएं कौन कौन सी, एक तो भौतिक सीमाएं जो हो गई, ठीक है, और एक सामुद्रिक सीमा हो गई। सामुद्रिक सीमाएं कितनी है, सामुद्रिक सीमाएं हैं 6 मील तक। यानी भारत की यहां पर मान लीजिए सीमा खत्म हो गई, जो समुद्र शुरू होता है, उस समुद्र के 6 मील के क्षेत्र के अंदर भी अगर कोई विधि के अनुसार कोई अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आईपीसी की प्रथम धारा है, पहली धारा है जिसमें ये चीजें बताई गई हैं। अब आता है कि उद्देशिका क्या आईपीसी को कार्यान्वित करने के लिए इसका भाग मानी जा सकती है। जैसे संविधान में बहुत से इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए हैं
कि संविधान में जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, लेकिन वह इस प्रकार नहीं कि उसको बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को लागू करने के लिए, ठीक है। वह अपने आप में ताकतवर नहीं है। हाँ, वह हमें यह उद्देश्य स्पष्ट कर देती है कि आईपीसी को, जैसे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, उसी प्रकार आईपीसी है। इसका अपने आप में कोई ऐसा ताकतवर प्रावधान नहीं कि इसको लागू करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसा कोई नहीं, बस यह हमें एक उद्देश्य स्पष्ट कर देती है कि आईपीसी का उस समय बनाने का उद्देश्य क्या था, बस यह स्पष्ट कर देती है। एक बार मैं थोड़ी ही ब्राइटनेस, मुझे लगता है ज्यादा है, तो मैं कैमरे में थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं। मुझे लगता है आपको दिखने में थोड़ी समस्या हो रही होगी। हाँ, अब आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ी दिखने में मुझे लग रहा था समस्या हो रही है आपको, तो अब ब्राइटनेस मैंने कम कर दी। तो चलिए अब आते हैं धारा 2 पर। धारा 2 में क्या बताया गया है? धारा 2 में जो इसके दंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी ये जो अक्षेत्र मैंने बता दिया, इसके दंड के बारे में बताया गया, यानी इस अक्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध करेगा तो वह दंड होगा। बाकायदे वह आईपीसी में उल्लेखित होना चाहिए। यह मोस्ट इंपोर्टेंट धारा 2 है। धारा 2 क्या कहती है कि भारत की सीमाओं के अंदर अगर कोई अपराध कारित करता है और वह आईपीसी में उल्लेखित है, उसका दंड उल्लेखित है, वह तो दंडनीय माना जाएगा। अगर मान लीजिए आप बोलते कि सर ऐसा कोई अपराध है जो आईपीसी में उल्लेखित ही नहीं है, अगर वह कोई अपराध कर देता है तो क्या उसको आईपीसी के अनुसार दंड दिया जाएगा? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उसको दंड नहीं मिलेगा, चाहे वह कितना भी अनैतिक क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना हो। अगर वह आईपीसी में उल्लेखित नहीं है वह अपराध और उसका दंड उल्लेखित नहीं है, तो उसको दंड नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को, चाहे वह अपराध कितना ही अनैतिक क्यों ना हो। तो यह धारा 2 कहती है कि उसी अपराध के लिए दंड दिया जाएगा, अपराध के लिए दंड दिया जाएगा जो आईपीसी में उल्लेखित है, जो आईपीसी में उल्लेखित है, जो भारत की सीमाओं के अंदर किया गया है, ठीक है। भारत की सीमाएं मैंने ये बता दी है, ठीक है। इनके अंदर जो अपराध किया जाता है, तो धारा 2 में कौन से अपराध उल्लेखित है? धारा 2 में अंतर्देशीय अपराध। अंतर्देशीय अपराध का मतलब है जो देश की सीमाओं के अंदर अपराध किया जाता है, उसके बारे में धारा 2 बताती है, उसके बारे में धारा 2 बताती है। अब यहाँ पर अंतरदेश के अंदर आपके अंदर दिमाग में बहुत से क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि अंतरदेश के अंदर सर नागरिक भी अपराध कर सकता है। कोई मान लीजिए यूएसए का व्यक्ति आ गया, वो भारत का नागरिक नहीं है, वह भी अपराध कर सकता है। कोई तीसरे देश का व्यक्ति आ गया, वह भी अपराध कर सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं, किन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो वो भी थोड़ा हमें समझाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस विषय पर, धारा 2 पर। धारा 2 क्या कहती है बेसिकली कि भारत के अंदर सीमाओं के अंदर जो अपराध किया जाता है उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत उसको लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर कोई हमला किया है या किसी प्रकार से बाहर के किसी व्यक्ति को धोखा दिया। जैसे एक मामला था, पाकिस्तान के एक व्यक्ति का मामला था और स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से था। उसमें क्या था कि वह पाकिस्तानी नागरिक था वह व्यक्ति, और उसने जो है छल कपट से, जो पाकिस्तानी नागरिक था वह व्यक्ति, और उसने छल कपट से भारत के अंदर किसी व्यक्ति को माल सप्लाई किया था या बेचा था। तो माननीय न्यायालय ने यह कहा था कि इसको जो है दंड के अंतर्गत लाना चाहिए, यह दंडनीय है इसका कार्य, चाहे भले ही भारत का नागरिक न हो, लेकिन यह अप्रत्यक्ष तौर पर जो भारत के नागरिक को इसने माल सप्लाई किया है तो यह दंडनीय है, ठीक है। धारा 2 के अंतर्गत एक मामला था, उसका मैं आपको बता भी देता हूं कौन सा मामला था वो। हाँ, मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली क्या थे? बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का मामला था। ये मुबारक अली क्या थे? पाकिस्तानी नागरिक थे। इन्होंने जो है छल कपट से जो है अधिक राशि वसूल कर ली थी किसी व्यापार के मामले में। तो इसको भी जो है कहा था, भले ही ये पाकिस्तानी नागरिक हो लेकिन इनका भारत से व्यापार से संबंधित है और यह जो करते इन्होंने किया है वह दंडनीय है, इसको दंडनीय माना जाएगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर धारा 2 इतनी व्यापक है कि इसमें दंड का उल्लेख है कि किसको छूट दी जाएगी, किसको दंडित किया जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह भारत की सीमाओं के अंदर अपराध करता है, भारत की सीमाओं के अंदर अपराध करता है, तो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, पाकिस्तान का नागरिक हो, तो वह भारत की विधि के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, मुकदमा उसके ऊपर चलेगा। बाकायदे उस दंड का जो उसने अपराध किया है, जो अपराध उसने किया है, उसका उल्लेख आईपीसी में होना चाहिए। अगर आईपीसी में उसका उल्लेख नहीं है,
चाहे वो दंड कितना ही अपराध कितना ही अनैतिक हो, तो वह दंडित नहीं होगा वह व्यक्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने दो चीजें बता दी है, मुबारक अली वाला मामला बता दिया। अब आते हैं धारा 2 को, कौन कौन लोग, धारा 2 से किन किन लोगों को छूट प्राप्त है। ठीक है, धारा 2 को बहुत से लोगों को छूट प्राप्त है, तो उस पर हम चलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। नहीं, पहले एक शिकायत आई थी कि सर बहुत इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सभी चीजों को एक जगह लिख देते हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा सा अलग अलग करके लिखिए, तो वही कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, धारा 2 से छूट किन किन को प्राप्त है, यह भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। धारा 2 जो है सभी पर लागू नहीं होती, इसमें है बाकायदे उल्लेखित है कि इसमें जो किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति हो गया, धर्म हो गया, राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दंड देने में। ठीक है, पद प्रतिष्ठा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा दंड देने में। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति किसी जाति का, तो इसका मतलब नहीं कि उसे दंड से छूट दे दी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको दंड से छूट दे दी जाएगी। इसी प्रकार जैसे मैंने राष्ट्रीयता के आधार पर बताया कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है या कोई व्यक्ति यूएसए का है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे छूट दे दी जाएगी। ठीक है, उसको भी दंडित किया जाएगा। अब इसमें जो है कुछ विशेष प्रावधान है, जैसे हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 है। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद इसके ऊपर अविभावी होता है, इस धारा के ऊपर अनुच्छेद 361। अविभावी का मतलब क्या है कि जो यह धारा जितनी हमारे संविधान के 361 से असंगत होगी वह उतनी शून्य हो जाएगी। ठीक है, यानी उतनी वह कार्यान्वित नहीं होगी। शून्य करने का मतलब है कि उतनी वह कार्यान्वित नहीं होगी। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 361 क्या कहता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं और जो भारत के राज्यपाल हैं, ठीक है, उन पर जो है किसी भी प्रकार का आईपीसी के अंतर्गत सिविल या दांडिक कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सिविल या दांडिक का मतलब है कि उनके खिलाफ ना वारंट जारी किया जाएगा, ना किसी न्यायालय में जाया जाएगा। बाकायदे उनको इसके पहले सूचना देनी पड़ेगी कि आपने यह अपराध किया है, और उसके बाद सिविल में यह व्यवस्था है कि सूचना देने के बाद एक समय दिया जाता है, उसके बाद मुकदमा की व्यवस्था है। लेकिन दांडिक मुकदमे की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसको आईपीसी के अंतर्गत दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के राज्यपाल पर। इसी प्रकार इसमें जो 40वां संशोधन किया गया, और 40वें संशोधन में इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर दिया गया, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उस पर भी मुकदमा, उन पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो उन पर भी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 2 से उनको छूट दे दी गई है। अनुच्छेद 361 में व्यवस्था राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए थी, 40वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है प्रधानमंत्री के लिए कर दी गई। ठीक है, और इसी प्रकार मान लीजिए कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उसको भी जो है आईपीसी से छूट है। ठीक है, यहां पर आप कोई बोल सकता है कि कोई दूसरे देश का राजा है, तो क्या उसको आईपीसी के अनुसार दंड दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, उसको भी छूट है। अब तीसरी बात, जैसे दूसरे देश के जो हमारे यहाँ राजदूत होते हैं, ठीक है, एक सेकंड, यहां पर मैं भारत का फिर से एक नक्शा बना देता हूं। जो हमारे यहाँ दूसरे देश के राजदूत होते हैं, हमारी दिल्ली हो गई, यहाँ पर जो दूसरे देश के यहाँ पर राजदूत हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो यूएसए का राजदूत है, तो क्या उनको दंडित किया जा सकता है? क्या उनके परिवार को दंडित किया जा सकता है आईपीसी के अंतर्गत? जैसे किसी दूसरे देश के राजदूत ने यहां पर कोई अपराध कर दिया है, उसकी फैमिली के किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध हो गया है, तो क्या उनको जो है दंडित किया जा सकता है? तो मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा, नहीं कर सकते। आईपीसी के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वह जो उनके देश के राष्ट्रपति हैं या उनके देश के जो राजा हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, बाहर में उनको दर्शाते हैं, उनकी तरफ से हैं, तो यह इन्हें सौंपा जाएगा। इनके ऊपर राजदूत हो गया, उनकी फैमिली होगी, उन पर कोई भी जिस देश में वो हैं उस देश की विधि के अंतर्गत मामला नहीं दर्ज किया जा सकता। जिस देश के वो हैं, जिस देश के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी देश के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, वही देश उन पर मुकदमा चलाएगा। जैसे भारत के राजदूत हैं, यही आप एग्जाम्पल अब दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। जैसे भारत का राजदूत है, पाकिस्तान में है, भारत का राजदूत कहां पर है? ये पाकिस्तान है। यहां पर भारत का राजदूत है पाकिस्तान में, यहां पर पाकिस्तान में उस राजदूत की फैमिली भी है। ठीक है, अब वहां पर उससे कोई अपराध हो जाता है, तो पाकिस्तानी विधि के अनुसार उसको दंडित नहीं किया जाएगा,
उसको भारतीय विधि के अनुसार दंडित किया जाएगा, यानी उसको आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो यहां पर ये एग्जांपल आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं कि ये जो दंड के बारे में बताती है, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और राजदूत हो गए। अब मान लीजिए जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान का क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। जैसे 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, फिर 1958 में हुआ, कारगिल वार हुआ, ठीक है। तो 3 युद्ध हुए। इन युद्धों में बहुत से अपराधी जो है, बहुत से सैनिक पकड़े गए होंगे, बंदी बनाए गए होंगे। तो क्या उनके ऊपर आईपीसी के अनुसार दंड लगा, उनके ऊपर आईपीसी के अनुसार जो है मुकदमा चलाया जाएगा? बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल उठ सकता है कि सर आपने जो है मुबारक अली वाला एग्जाम्पल दिया है वह भी पाकिस्तानी नागरिक था, उस पर तो मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सेना में है, फौज में है और भारत के साथ युद्ध हो रहा है, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है? तो यहां पर मैं फिर आपको एक अलग दृष्टिकोण पर लेकर चलूंगा। अगर यहां पर मान लीजिए जैसे पाकिस्तान हारा है हमसे और हमने उनके सैनिकों को बंदी बनाया है, तो उनके ऊपर हमने मुकदमा नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि आईपीसी इसकी अनुमति नहीं देती है। आईपीसी में है कि अगर सैनिक है, युद्ध हुआ है, युद्ध के अंतर्गत बंदी बनाए गए सैनिक हैं, तो उनके ऊपर आईपीसी के अनुसार मुकदमा नहीं चलेगा, उनके ऊपर सैन्य कोर्ट में मुकदमा चलेगा, सैन्य कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय संविदा है उनके अनुसार उन पर कार्रवाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय संविदा के अनुसार कार्रवाई होगी। तो यहां पर आईपीसी लागू नहीं होगी, ठीक है। और इसी प्रकार आप बोल सकते हैं कि सर वह फौजी था लेकिन उसने युद्ध के अंतर्गत अपराध नहीं किया, लेकिन जो सैन्य कोर्ट है उसके बाहर कोई ऐसा कार्य है जो उसकी सामान्य व्यक्ति की श्रेणी में आया है और उसने वह कार्य किया है, तो क्या उस मामले में आईपीसी उस पर लागू होगी? तो हाँ, उस मामले में उस पर आईपीसी लागू होगी। अगर वह सैन्य कोर्ट और सैन्य विधि और जो अंतर्राष्ट्रीय संविदा है उसके दायरे से बाहर जाकर और जो सामान्य व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है उसके दायरे वाला कार्य करता है, तो वह आईपीसी के अनुसार दंडित होगा, ठीक है। तो ये आशा करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए जो धारा 33 क्या कहती है, जो संहिता, भारतीय दंड संहिता की एक धारा 33 है कि कोई भी कार्य चाहे कितना भी अनैतिक हो, चाहे कितना भी कुछ हो, वह तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसके अपराध के बारे में, उसके दंड के बारे में आईपीसी में उल्लेखित नहीं है। आईपीसी धारा 33 इस चीज को व्यापक से बताते हैं, यानी आईपीसी की धारा 2 को और 33 को एक साथ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने दोनों पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये होगी दोनों चीज। अब मान लीजिए विदेशी शत्रु हो कोई, वह विदेशी शत्रु वह युद्ध से संबंधित नहीं है, जैसे कोई टेररिस्ट आ गया है, तो उस पर जो आईपीसी के अनुसार मुकदमा चलेगा। या आईपीसी के अलावा कोई अन्य आतंकवादी अधिनियम पारित किया गया है, आतंकवादी निषेध अधिनियम पारित किया गया है, तो उसके अनुसार उस पर मुकदमा चलेगा, ठीक है। तो ये आईपीसी किस पर लागू नहीं होती? सिर्फ सैन्य मामलों पर जो युद्ध के अनुसार कार्रवाई हुई है उन पर, ठीक है। अगर युद्ध के अनुसार, युद्ध के अलावा कोई कार्य होता है, दंडित किया जाएगा अगर उसका आईपीसी में अपराध उल्लेखित है, ठीक है। अब आते हैं भारत, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं धारा 3 पर। धारा 2 हो गई है, धारा 1 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं धारा 3 पर। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, तब तक नहीं फिर कहोगे कि सर वही आपने एक मिक्स कर दिया सब शब्द, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। धारा 2 अंतर्देशीय अपराधों के बारे में बताती है, और अंतर्देशीय अपराधों का मतलब है कि भारत की सीमाओं के अंदर किए गए अपराध पर, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। आप पूछ सकते हैं कि धारा 2 के अंतर्गत बोला है कि भारत की सीमाओं के अंदर कोई अपराध हुआ है और अप्रत्यक्ष रूप से वह व्यक्ति उस समय भारत में नहीं था, लेकिन उसका कार्य भारत के अंदर ही हुआ है, तो क्या वो दंडित होगा? हाँ, बिल्कुल वह दंडित होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वह भारत में मौजूद था। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर वह मौजूद होता है तो भी वह दंडित होगा। धारा 2 में इस प्रकार दंड का उल्लेख है। यानी धारा 1 में क्या है? प्रस्तावना है। धारा 2 में दंड के बारे में बताया गया, अपराध और दंड किस प्रकार किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किस पर मुकदमा चलेगा और किस पर मुकदमा नहीं चलेगा, कौन जो है आईपीसी का अधीन होगा और कौन आईपीसी का अधीन नहीं होगा। बेसिकली मैंने यही चीजें आपको अभी समझाई है, व्यापक तौर पर समझाने का प्रयास किया है। यानी ये थी अंतर्देशीय दंड के बारे में, अंतर्देशीय अपराधों के बारे में। अब आते हैं परदेशीय अपराधों के बारे में, या जो है
बाहर जो भारत से बाहर जो अपराध होते हैं उनके बारे में, यानी भारत से परे किए गई कोई कार्य और अगर वही कार्य भारत के अंदर करता तो वह दंडनीय होता। ठीक है, यानी भारत से, एक बार मैं फिर यहाँ पर सॉरी, भारत का नक्शा थोड़ा सा अच्छा नहीं बना पाता हूं, कोई नहीं, एक सेकेंड। चलिए, ये यहाँ पर नेपाल हो गया। ये अब भारत के अंदर कोई कार्य है, वह मान लीजिए दंड देने योग्य है, और अगर वही कार्य कोई भारत के बाहर करता, जैसे ये भारत का नागरिक है, ये चला गया यहाँ पर, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वहां पर वह व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, जैसे यहाँ पर मिस्टर ए है, ठीक है, ये भारत का नागरिक है, ये यहाँ पर आ गया अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पर ये किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वापस भागकर भारत आ जाता है और छुप जाता है। तो यहाँ पर क्या इसने कोई अपराध किया है कि यह अपराध है, या इसको दंड आईपीसी के अनुसार मिलेगा या इसको अफ्रीका की विधि के अनुसार दंड मिलेगा? तो इसको जो है आईपीसी के अनुसार दंडित किया जाएगा, इसके ऊपर आईपीसी के अनुसार मुकदमा चलेगा। चूंकि यह भारत का नागरिक है, धारा 3 और 4 में बेसिकली यही बताया गया है। धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 में बताया गया कि भारत से परे अपराध, भारत से परे अपराध अगर कोई किया जाता है और वह भारत की सीमाओं के अंदर, अगर वह भारत में वही अपराध करता, अगर वह दंडित होता तो भी वह दंडित होगा, चाहे भले ही वह भारत से परे किया गया हो। ठीक है, अगर वह भारत में होता तो वह दंडित होता। ठीक है, अगर वही अपराध करता तो, अगर वही अपराध भारत में करता तो धारा 3 बेसिकली इसके बारे में बता देती है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जो किसी को मारकर युगांडा भाग गया है, मान लीजिए, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था, मान लीजिए कोई दूसरे देश से मारकर किसी को आ गया है, तो वह इसके अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है, धारा 3 और 4 क्या है? अप्रदेशीय विस्तार है। क्या है धारा 3 और 4? अप्रदेशीय विस्तार, यानी जो है देश के बाहर भी आईपीसी का कहां तक विस्तार होता है। धारा 2 के बारे में मैंने बताया था, अंतर्देशीय विस्तार, यानी दंड संहिता का विस्तार भारत में किस सीमा तक है और किस प्रकार होगा। धारा 2 होगी अंतर्देशीय, धारा 2 होगी अप्रदेशीय, यानी देश के बाहर कहां तक आईपीसी का विस्तार है। तो यहां पर मैंने बताया, भारतीय नागरिक किसी की हत्या करके किसी विदेशी नागरिक की भारत में आ गया है वापिस, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, आईपीसी के अनुसार उस पर मुकदमा चलेगा, दायर किया जाएगा। अब यहां पर एक दूसरी बात भी है कि मान लीजिए वह व्यक्ति विदेश में है, उसको जानबूझकर धोखे से लाया गया भारत में, और भारत में लाते ही उसको जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर आईपीसी के अनुसार मुकदमा चला दिया गया। तो क्या इस मामले में जो हमने उसको धोखे से बुलाया है और उसको लाया है, तो इस मामले में क्या जो है आईपीसी लागू होगी? क्या यह वैधानिक है? हाँ, बिल्कुल वैधानिक है। अगर कोई व्यक्ति, इसमें भली बात उल्लेखित किया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की एक धारा 188 है, जो सीआरपीसी की धारा 188 है, उसमें भली बात बताया गया है धारा 3 और 4 के कर्तव्यों के बारे में। अगर कोई भाग गया है, उसको धोखे से मतलब हत्या करके आ गया है, या किसी दूसरे देश में चला गया है और उसको हमने धोखे से भारत में बुला लिया और उसके बाद उसको उठाकर लॉकअप में बंद कर दिया और उस पर ऊपर मुकदमा चला दिया गया, तो यह लीगल है, यह इलीगल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो सीआरपीसी की धारा 188 कहती है, चाहे उसको किसी भी प्रकार लाया जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार, चाहे वह किसी भी स्थान पर पाया जाए, तो उस पर जो है आईपीसी लागू होगी और अपराध के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात है कि सर आपने नागरिक के बारे में बता दिया, ठीक है, कोई ऐसे करता, अगर कोई उसी प्रकार दूसरा नागरिक जो बाहर का है, वो भारत के अंदर कोई चीज है, कोई कंप्यूटर है, उस पर हमला करता है, तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा? बिल्कुल चलेगा, उस पर भी मुकदमा दायर किया जाएगा और आईपीसी के अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए धारा 4 क्या बताती है? इसको विस्तार से बताती है, धारा 3 को ही विस्तार से बताती है कि कोई भी भारत का नागरिक अगर बाहर कोई अपराध करता है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर अपराध करता है, चाहे वो कहीं भी हो, तो वह आईपीसी के अनुसार दंडित होगा, आईपीसी के अनुसार दंडित होगा। और जो है धारा 188 सीआरपीसी की इसके साथ पढ़ेंगे आप, तो इसमें कहा गया है कि वह कहीं पर मिलेगा, तो इसका मतलब है वह दंडित होगा, जैसे मैंने बताया, चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर वह वहां से लाया जाता है तो
वह दंडित होगा। स्थान वह पाया गया है तो वह कहीं वो जहां वह पाया गया है से अभिप्राय है, भारत के बाहर या भारत के अंदर वह कहीं भी पाया जाए तो उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है, तो वह लीगल होगा, वैधानिक होगा। ठीक है, कहीं भी पाया जाए, कहीं भी भाग गया हो, कहीं भी पाया जाए, किसी प्रकार भी लाया जाए, अगर वो भारत के अंदर आ गया है तो उठाकर जेल में डाल दो। ठीक है, धारा 4 का एक अन्य उपबंध वो क्या कहता है, मान लीजिए मैंने एक जहाज खरीदा। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने एक जहाज खरीदा, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन भारत में करवाया, या मैं क्यों जो है अपना नाम लूं, चलो किसी अन्य एग्जाम्पल है, जैसे किसी व्यक्ति ने जहाज खरीदा, उसने भारत के अंदर उस जहाज का रजिस्ट्रेशन करवाया और वह उस जहाज से, या जहाज की कोई अन्य वाहन ले लीजिए जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, उससे जो है वह बाहर किसी देश में जाकर अपराध करता है। ठीक है, वही हत्या कर दी, किडनैपिंग कर दी, कुछ भी हो गया, अपराध करता है, तो क्या वह आईपीसी के अनुसार दंडित होगा? या उस वाहन से कोई अन्य व्यक्ति अपराध करता है तो क्या वह आईपीसी से दंडित होगा? बिल्कुल होगा। अगर उस वाहन का रजिस्ट्रेशन या उस किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन अगर भारत के अंदर हुआ है, अगर उससे कोई अपराध किसी दूसरे देश में किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है अपराधी माना जाएगा और उसको दंड दिया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार हो, चाहे वह विमान हो गया, कोई समुद्री जहाज हो गया, कोई हथियार हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन अगर भारत में हुआ है और उसने किसी की हत्या दूसरे देश में जाकर कर दी है तो आईपीसी के अनुसार उस पर मुकदमा चलेगा। तो धारा 3 और 4 को मैंने विस्तार से बता दिया है। 4 में क्या बताया गया है, किसी भी तरीके से हो, हथियारों से और रजिस्ट्रेशन है तो होगा, और 3 में क्या बताया गया है कि नागरिक जो इसी को बताया गया कहीं दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तो भी वह दंडित आईपीसी के अनुसार माना जाएगा। और सीआरपीसी या धारा 88 क्या कहती है, सीआरपीसी की धारा 88 कहती है कि इसका मतलब वो कहीं भी पाया जाए अपराध करने के बाद, अगर उसको किसी भी तरीके से लाया जाता है तो वह दंडित करने के योग्य है, उसको इलीगल, अवैधानिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं धारा 5 पर। धारा 4 हो गई है, अब चलते हैं धारा 5 पर। ठीक है, धारा 5 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आशा करता हूं धारा 4 आपको याद भी हो गई होगी और गहराई से आपने जो है इसको समझ भी लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। और मैंने पहले भी बताया था कि सामान्य नहीं है, हम कंटेंट पर फोकस करेंगे, तो मैं उसी प्रकार कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब धारा 5 पर चलते हैं। धारा 5 क्या है? धारा 5 कहती है कि आईपीसी जो है कुछ विधियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। आईपीसी जो है कुछ विधियों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो विशेषकर बनाई गई है, प्रभाव नहीं डालेंगे। यहां पर आईपीसी का मतलब आईपीसी के थोड़े धारा 5 में क्या किए गए हैं, पर काटे गए हैं। धारा 5 में क्या किए हैं, आईपीसी के थोड़े पर काटे गए हैं। पर किस प्रकार काटे गए हैं कि अगर कोई विशेष विधि बनाई जाती है, कोई स्थानीय विधि बनाई जाती है, कोई अलग विधि संसद बना देती है तो वह आईपीसी पर अविभावी होगी उस सीमा तक जिस सीमा तक उसमें उल्लेखित है। किस सीमा तक? जिस सीमा तक उसमें उल्लेखित है अविभावी होगी आईपीसी पर अविभावी होगी। ये इसका अविभावी का मतलब है इंग्लिश में ओवरराइड करेगी, ओवरराइड करेगी। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट हमारी वीडियो कुछ देखते हैं तो कमेंट में पूछते हैं कि सर ये अविभावी, इन जो कठिन हिंदी के शब्द होते हैं इनका हमें इंग्लिश वर्जन भी उपलब्ध करवाएं। तो अविभावी का मतलब ओवरराइड करेगी उस सीमा तक जिस सीमा तक उस विशेष विधि का मतलब है कि स्पेशल एक्ट जो बनाया जाता है, स्पेशल एक्ट जो संसद द्वारा पारित किया जाता है, विधि में उल्लेखित होगा। जैसे अगर कोई नौसेना का व्यक्ति, सेना का व्यक्ति, वायुसेना का व्यक्ति जो उल्लेखित हैं और उनको जो है चूंकि संविधान में जो है हड़ताल करने की अनुमति नहीं है, उनको नौकरी छोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं है, संघ बनाने की अनुमति नहीं है। तो उसके अनुसार अगर वह कोई कार्य करते हैं, ये व्यक्ति या जो है राज्य को खतरा पहुंचाने का कोई कार्य करते हैं, तो वह आईपीसी के अनुसार नहीं बल्कि विशेष विधि के अनुसार जो सरकार ने, जो संसद ने पारित की है उसके अनुसार दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 आईपीसी को थोड़ा किनारे करती है कि आईपीसी सभी जगह लागू नहीं होगी। धारा 5 क्या करती है? आईपीसी को सीमित करती है। इसको क्या करती है? लिमिटेड बनाती है।
लिमिटेड बनाती है कि आईपीसी सभी जगह लागू नहीं होगी। कुछ जगहों पर जो है आईपीसी की जगह अगर संसद ने कोई स्थानीय विधि पारित कर दी है, कोई विधि पारित कर दी है, तो वह लागू होगी। आप इसे हर जगह लागू नहीं करेंगे। जैसे विशेष मामलों में, देश की रक्षा के मामले में, देश की अखंडता के मामले में अगर कोई विधि बनाई जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आईपीसी वहां पर लागू करनी जरूरी है। आईपीसी की जगह वह विधि लागू होगी जो सरकार ने बनाई है और उस सीमा तक लागू होगी जिस सीमा तक उस विधि में उल्लेखित है कि आईपीसी यहां तक लागू नहीं होगी। ठीक है, यानी मान लीजिए, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी है और ये कोई स्थानीय विधि है। ये जो सरकार ने स्पेशल केस बनाया, स्पेशल एक्ट बनाया है, वो है स्थानीय विधि है या विशेष विधि। तो आईपीसी में मान लीजिए कोई एक उपबंध किया गया है। क्या उपबंध किया गया? जैसे कोई भी उपबंध किया, आईपीसी में कोई उपबंध किया गया है और उससे कोई अन्य उपबंध, उसी उपबंध के अलावा कोई अन्य अपोजिट बात स्पेशल विधि में कही गई है। इसमें कोई बात कही गई है आईपीसी में और आईपीसी के अपोजिट बात स्पेशल विधि में कही गई है, तो यहां पर दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा दोनों में। तो यहां पर कौन सी लागू होगी? आईपीसी लागू होगी या स्पेशल लागू होगी? तो इस मामले में स्पेशल विधि लागू होगी। ओवरराइड का मतलब यह होता है, यानी अगर दोनों की फाइट होगी, ठीक है, दोनों की फाइट होगी, दोनों अपोजिट है, तो जो स्पेशल बनाई गई है वह लागू होगी, आईपीसी लागू नहीं होगी। ओवरराइड का मतलब बेसिकली यह होता है, अविभावी का मतलब बेसिकली यह होता है। ठीक है, यानी आईपीसी को क्या कर दिया गया? धारा 5 में लिमिटेड कर दिया गया है। इसके जो है पर कतर दिए गए हैं, आप कह सकते हैं इसके पर थोड़े काट दिए गए। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 भाग 2 का। भाग 1 में बेसिकली क्या था आईपीसी का? मैंने भाग 1 जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आईपीसी लागू क्यों हुई। आईपीसी से पहले मुगलों की विधि क्या थी, मुगल कैसे दंडित करते थे, या जो राजे थे, रियासतें थे, वो कैसे दंडित करती थी। ठीक है, और आईपीसी किस प्रकार लागू की गई और आईपीसी में दंड कैसे दिया जाता है, इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है किसी कार्य का, या जो है दंडित किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या चीजें देखी जाती हैं दंडित करने के लिए किसी व्यक्ति को। यह देखा जाता है कि जिस स्थिति में उसने वह अपराध किया, क्या वाक्य में वह स्थिति ऐसी थी कि उसने अपने पूरे होशो आवाज में अपराध किया था, या वह किसी बहकावे में आकर उसने अपराध किया था, या उसका इंटेंशन नहीं था वो अपराध करने का और उससे जो है किसी उकसावे में वह अपराध हो गया था। तो कई प्रकार से चीजें होती हैं अपराध में। जब दंडित किसी व्यक्ति को किया जाता है तो इंटेंशन मोटिव इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनको देखा जाता है इंटेंशन क्या था, मोटिव क्या था। अगर ये नहीं थे, इंटेंशन और मोटिव उस व्यक्ति का नहीं थे और उसने किसी बहकावे में या डर में आकर अपराध किया है तो उसको अलग तरीके से दंडित किया जाएगा। अगर उसका इंटेंशन और मोटिव एक ही था तो उसको अलग तरीके से दंडित किया जाएगा। तो ये मैंने सभी चीजें जो टर्म होती हैं, संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, इनको विस्तार से मेरी जो पहला पार्ट है आईपीसी का पार्ट 1 उसमें मैंने विस्तार से इनको बता दिए गए। और ये आईपीसी का अब पार्ट 2 का चैप्टर 1 है। इसमें मैंने आपको धारा 1 से लेकर धारा 5 को विस्तार से बताया है। ठीक है, अब जो अगला पार्ट आएगा आईपीसी का, उसमें जो अन्य धाराएं होंगी, जो जैसे मैंने पार्ट वाइज आईपीसी की वीडियो बनाने का निश्चय किया है, तो अब जो चैप्टर वाइज आईपीसी की वीडियो बनाने का निश्चय किया है, तो जो अगला चैप्टर आएगा उस चैप्टर में जितनी आईपीसी की धाराएं हैं उनको मैं विस्तार से इसी प्रकार बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर 1 में जैसे 1 से 5 होगी, अगला चैप्टर जो आएगा उसमें जितनी धाराएं होंगी उनको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, और पूरी आईपीसी की जितनी धाराएं हैं 511 की 11 उनको कंप्लीट करवाऊंगा इतनी ही गहराई से और इतने ही पूरे मस्तिष्क के प्रोसेस को साथ लेते हुए, यानी 0 से लेकर पूरा उच्चतम स्तर तक पूरा चक्कर समझाऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चन आपके मन में वहां पर कैमरे जो आपकी स्क्रीन है इसके सामने बैठे बैठे आपके दिमाग में उठेंगे, वो मैं सब शांत कर दूंगा इस तरफ से, मेरी तरफ से। ठीक है, कैमरे की तरफ से। तो चिंता मत लीजिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ नहीं कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस यही। और तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।